तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र नाम से समझ में आ रहा है, मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र या यह एक ऐसा संधारित्र होता है। देखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र, अब संधारित्र की डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या बोला था, क्या था संधारित्र बताइए। अरे यह एक ऐसी युक्ति थी जिसका हम क्या कर सकते हैं, आकार और आयतन को बढ़ाए बिना भी हम क्या कर सकते थे, उसकी धारिता को बढ़ा सकते थे। इसका मतलब हम उसके साथ कोई अन्य अनावेशित चालक प्लेट को लेते थे जिस कारण से उसकी धारिता क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। क्लियर है। सो बात यहाँ पर भी यही होगी कि समांतर प्लेट संधारित्र में हम क्या काम करते हैं कि दो चालक लेते हैं। कैसे चालक लेते हैं, दो चालक लेते हैं, लेकिन वो चालक कैसे होने चाहिए, दोनों समरूप और समतल होने चाहिए। दोनों समरूप और कैसे होने चाहिए, समतल होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए तो देखो, या कैसे होने चाहिए। अगर मैंने बोला दोनों समरूप है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में भी बताना है, तो मैंने कहा कि एक चालक मैंने ये ले लिया और दूसरा चालक मैंने ये लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि पहला चालक अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास पहला चालक दिख रहा है, तब मैं कह सकता हूँ कि देखो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, समरूप। समरूप का मतलब पढ़े हो ना आपने, कक्षा 9-10 में पढ़े हैं गणित में, समरूप सर्वांग समता। ठीक है, जो समान दिखाई देता हो, जैसा का वैसा हो, समरूप कहलाता है। और समतल होने चाहिए। अब समतल और समरूप तक आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर ये समरूप और समतल तो है, ठीक है सर, लेकिन इसका आकार कैसा कैसा हो सकता है। तो इसका आकार कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर या कह सकते हैं कि दो समरूप और समतल प्लेटें ली जाती है, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, बहुत कम होती है। जिनके बीच की दूरी कैसी होती है, बहुत कम होती है। यहां तक बात समझ में आई। रिपीट करते जा रहा हूं, याद रख लो। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती है, वो कैसी होती है, दोनों समरूप होती है और समतल होती है। ठीक है, दोनों कितनी दूरी पर रखा जाता है, अल्प दूरी पर रखा जाता है। दोनों का आकार, अब सुन लीजिए, या तो अगर पहला आयताकार है, पहला आयताकार मतलब अगर मान के चलिए पहली आयताकार दिख रही है आपको, हथेली टाइप आयताकार मान के चलो, आयताकार मतलब मोबाइल के जैसे। ठीक है, दूसरी भी आयताकार है ना, तो दोनों हमको क्या दिख गई, ये अगर मैंने बोला एक मोबाइल है दूसरा मोबाइल है, दोनों कैसे दिख रहे हैं, समरूप है और समतल है। तो दोनों वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार हो सकती है। बात समझ में आई। अगर मैं दो सिक्के को आमने सामने रख दूं तो ये भी तो क्या बन जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र बनेगा कि नहीं। तो या तो दोनों कैसी हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है, दोनों आयताकार हो सकती है, या दोनों कैसी हो सकती है बताइए जल्दी से, वर्गाकार हो सकती है। क्लियर है। दोनों के बीच में क्या क्या माध्यम भरा जा सकता है, हम भर सकते हैं कागज, हम भर सकते हैं यहाँ पर लकड़ी का बुरादा, रबर इत्यादि माध्यम भरा जा सकता है, या इत्यादि क्या रखते हैं यहाँ पर, पराविद्युतांक माध्यम रख सकते हैं। क्लियर है। ये होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में डेफिनेशन। बस क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके व्यंजक की, कि आप इसके व्यंजक को कैसे हल करेंगे। तो व्यंजक को ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समांतर प्लेट संधारित्र उतना डेफिनेशन पूछता नहीं एग्जाम में, जो पूछता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए व्यंजक में कहता है कि मान लो x और y, मैंने पहली प्लेट को x माना, दूसरी प्लेट को y माना। मान लो x और y दो चालक प्लेटें हैं। मान लो x और y दो चालक प्लेटें हैं। इतनी बात क्लियर हुई। जिनके या जिनका क्षेत्रफल या जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या जिनका क्षेत्रफल हम लेकर के चलते हैं कैपिटल A है। मैंने कहा इसका भी क्षेत्रफल A है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है, A है। क्लियर। दोनों अल्प दूरी स्मॉल d पर रखा जाता है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d होती है। क्या बोला कि मान लो x और y दो समांतर प्लेट संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनका क्षेत्रफल a है तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है, d है। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया पहला पैराग्राफ। पैराग्राफ चेंज करते हैं और लिखते हैं कि माना या चालक प्लेट x को या पहली प्लेट x को क्या दिया जाता है, प्लस q आवेश दिया जाता है। कौन सा आवेश दिया जाता है, प्लस q आवेश दिया जाता है, जो इसके पृष्ठ पर कैसे रूप से फैल जाती है, एक समान रूप से वितरित हो जाती है। बात समझ में आया। हमने इसको प्लस q आवेश दिए विद्युत प्रेरण के कारण, तो विद्युत प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, प्लेट y के कौन से सिरे की ओर, x
प्लेट एक्स के समीपवर्ती सिरे की ओर या समीपवर्ती तल की ओर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। होता था यही चीज़ें, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। किंतु प्लेट वाय का संबंध किससे होता है? पृथ्वी से होता है। किंतु प्लेट वाय का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः प्लेट वाय का संपूर्ण धन आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। तब आपके पास क्या रह जाएगा? तब प्लेट वाय पर केवल या ओनली हम कह सकते हैं माइनस आवेश या माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। यहाँ तक थ्योरी समझ में आई कि नहीं बताओ? क्लियर है? रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। व्यंजक में मैंने कहा माना x और y किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a है, यानी जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। बात समझ में आई? पैराग्राफ चेंज किया। मैंने कहा चालक प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर विद्युत प्रेरण के द्वारा चालक प्लेट y के x के समीपवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर क्या हो जाता है? धन आवेश प्रेरित हो जाता है। किंतु चालक प्लेट y का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः प्लेट y का धन आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है, जिससे प्लेट y पर क्या रह जाता है? माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुई सभी को? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि यदि प्लेट x पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा प्लेट y पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो तो, ठीक है। अब हमने कहा कि यदि प्लेट x पर, ये जो प्लेट x है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये चीज़ जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? परावैद्युतांक पढ़ा रहा था। परावैद्युतांक से पहले, जस्ट पहले मैं आवेशों के बारे में पढ़ा रहा था, तब बताया था सिग्मा के बारे में, और एक फार्मूला याद रखने में बताया था आपको, याद है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले को याद रखने बताया था परावैद्युतांक के पहले, मैंने कुछ डेफिनेशन पढ़ा रहा था तब, ठीक है। तो हमने कहा कि यदि प्लेट x पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा प्लेट y पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो तो, है ना, माइनस सिग्मा हो तो, अब देखिए कि अगर प्लेट x पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व हमने सिग्मा ले लिया तथा प्लेट y पर पृष्ठ आवेश घनत्व हमने क्या ले लिया? माइनस सिग्मा ले लिया, तब हम बोलेंगे कि प्लेट, अब यहाँ दो चीज़ें हो गई, तब हम बात कर सकते हैं कि तब प्लेट x के, देखो कौन सी ओर, ये दाई ओर है कि बाई ओर है? ये दाया ओर है, और ये कौन सा ओर है? बाया ओर है। तो देखेंगे प्लेट x के बाई ओर तथा प्लेट y के दाई ओर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 0 होगा। तब प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र, या प्लेटों के अंदर ना बोलते हुए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सुनिएगा क्या क्या बात कह रहा है, यहाँ तक समझ में आया? यदि प्लेट x पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा प्लेट y पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। अब देखो इस पर प्लस सिग्मा ही क्यों लिया? क्योंकि इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, इसलिए माइनस सिग्मा लिया। क्लियर है? अब देखिए क्या कहे कि तब प्लेट x के बाई ओर तथा प्लेट y के दाई ओर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 0 होगा। ध्यान सुनो, इसके इधर कोई आवेश दिख रहा है आपको? इसके इधर कोई आवेश दिख रहा है आपको? तो दोनों तरफ यानी बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र 0 होगा कि नहीं? बोलो। लेकिन अंदर में देखो, यहाँ पर धनावेश दिख रहा है और इधर में क्या दिख रहा है? ऋणावेश दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी से? विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं? तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दिया? फर्स्ट दिया। अब मैं कहता हूँ कि चूंकि हम कह सकते हैं कि चूंकि
दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कैसी है, बहुत कम है ना। चूंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम है, अतः हम कह सकते हैं, अतः इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा जी वो कैसा होगा, या जो बल रेखाएं कैसी चलेगी, समांतर चलेगी, या जो बल रेखाएं होगी एक समान होगी, या विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। हमने कहा चूंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कैसी है, बहुत कम है, अतः हम कह सकते हैं, अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो इसके अगर देखो सिरों पर ही देखें, अगर इन सिरों पर ही हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो सिरों पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो वक्री फॉर्म में होगा। वक्री फॉर्म में होता है, यानी कि देखोगे जैसे अगर मान के चलिए मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, किसी भी अगर पॉइंट के, अगर ये जैसे चुंबक भी होता है, या अगर मैं चुंबक की बात यहाँ पर इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपने चुंबक को पढ़ लिए है, अगर मैं इसके सिरों पर अगर बात करूँ तो कभी भी यहाँ पर जो बल रेखाएं होती है वो वक्री फॉर्म में चलती है, लेकिन अगर मैं इसके मध्य से निकालूं तो वो कैसे चलती है, सिमिलरली ऐसी चलती हुई जाती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वक्र बनाती हुई चलती है, इसीलिए इसके अंतिम सिरों पर अगर देखोगे तो जो बल रेखा है वह कैसी चलती है, वक्री चलती है, लेकिन मध्य में जो बल रेखा है कैसी होती है, एकदम सीधी और समांतर होती है। अतः हम कह सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तो अब देखो यदि दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कैपिटल V हो जाए तो क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र, फिर से विद्युत क्षेत्र की बात करता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र। अब विभवांतर दिया है हमारे पास तो कितना होगा, विभवांतर अगर V दिया है तो विद्युत क्षेत्र होगा E = V/D। ठीक है, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो ये हो जाएगा कैपिटल V, दोनों के बीच का विभवांतर अपान दोनों के बीच की दूरी। अब देखो अगर मैं D का ट्रांसफर करूं तो ये हो जाएगा, ये होगा आपका V = E × D होगा कि नहीं बताओ। अब समीकरण नंबर 1 से E का मान रख देते हैं हम, E का मान रखेंगे तो V = E का मान कितना है, σ/ε0 है, तो ये हो जाएगा σ/ε0 इंटू ये होगा D। इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। लेकिन आपको एक बार फिर से याद रखना है कि किंतु सिग्मा = कितना होता है, तो सिग्मा = होता है जी कैपिटल Q/A, किंतु सिग्मा = कितना होता है, कैपिटल Q/A। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सिग्मा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में सिग्मा का मान रखने पर रखेंगे तो कितना होगा, ये V का V रहेगा, V = सिग्मा की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q/, ये हो जाएगा A और ε0 नीचे और ये D का D। ठीक है, अरे ये समझ में आया कैसे रखा मैंने, कुछ नहीं अंश में रखा, लेकिन जो हर रहता है वो नीचे आ जाता है। अब देखो यदि संधारित्र का या संधारित्र की धारिता क्या हो, C हो तो क्या हो जाएगा, C = कैपिटल Q/V होता है कि नहीं, नहीं गलत बोला क्या मैंने, हाँ सही है, C = कैपिटल Q/V होता है। अब V का मान कहाँ से रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे, तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से अब मान रखोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा C = कैपिटल Q/V की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा QD/ में A/ε0 होगा, Q से Q कट गया, तो ये अब जो नीचे में ऊपर चला जाएगा तो C = A/ε0 कितना हो जाएगा, D, और यही क्या होता है, अभिष्ट व्यंजक होता है।
बात समझ में आई? अब देखो यार